नमस्कार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा प्रसारित किए जा रहे इस उपग्रह शैक्षिक प्रसारण में मैं नितिका, प्राध्यापिका हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज का विषय जितना रोचक है उतना ही उपयोगी भी है। आज के विषय को तैयार करवाने में डॉक्टर योगेश वासिष्ठ जी की अहम भूमिका रही है। उन्हीं के कुशल मार्गदर्शन से ही आज आपके समक्ष मैं इस विषय को लाने में समर्थ हुई हूँ। तो आइए आज के विषय को आरंभ करते हैं। कार्यालय पत्र लेखन प्रक्रिया। पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अभिव्यक्ति सहित अपनी बहुत सी समस्याओं या परेशानियों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वे होते हैं जो माता पिता, भाई बंधु, मित्र, मामा चाचा आदि को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में औपचारिकताएं नहीं होती हैं। ऐसे पत्रों में आप अपनी बोलचाल की भाषा में मन की बात को लिख सकते हैं। किंतु जहां तक औपचारिक पत्रों की बात है वहां ऐसा नहीं होता। औपचारिक पत्र शिष्ट भाषा में नियमानुसार लिखे जाते हैं। आप किसी सरकारी दफ्तर में अवश्य गए होंगे और वहां आपने कागजों और फाइलों के ढेर भी रखे देखे होंगे। ये फाइलें दफ्तरों के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सरकारी कामकाज की गाड़ी इन फाइलों के माध्यम से ही दौड़ती है। किसी भी विषय पर विचार करने और उस पर निर्णय लेने के लिए उस विषय से संबंधित एक फाइल होती है। उस फाइल में उस विषय से संबंधित पत्र अथवा प्रस्ताव होते हैं। इस फाइल के टिप्पण आदि पूर्ण प्रक्रियाओं को हम अगली कक्षा में जानेंगे। अगली कक्षा में हम टिप्पण, मुख्य टिप्पणी, आनुषंगिक टिप्पणी, स्वतः स्पष्ट टिप्पणी, कार्यसूची, कार्यवृत्त, प्रेस विज्ञप्ति आदि के विषय में चर्चा करेंगे। आज हम औपचारिक पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, अनुस्मारक, परिपत्र को पढ़ेंगे। सरकारी कार्यालयों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन पत्रों को कई श्रेणियों में बांट दिया गया है। जैसे कि कई पत्र सूचनाएं मांगने अथवा भेजने के लिए लिखे जाते हैं। कुछ पत्रों के द्वारा मुख्यालय या बड़े अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों या अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश भेजते हैं। कुछ पत्र अखबारों को विभागीय गतिविधियों की जानकारी देने के लिए भेजे जाते हैं। प्रत्येक श्रेणी के पत्र के लिए एक विशेष स्वरूप निर्धारित किया गया है। आज हम इन्हीं अलग अलग स्वरूपों पर ही चर्चा करेंगे। औपचारिक पत्र। सरकारी पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। प्रायः ये पत्र एक कार्यालय, विभाग अथवा मंत्रालय से दूसरे कार्यालय, विभाग अथवा मंत्रालय को लिखे जाते हैं। पत्र के शीर्ष पर कार्यालय, विभाग या मंत्रालय का नाम एवं पता लिखा जाता है। पत्र के बाईं तरफ फाइल संख्या दी जाती है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पत्र किस विभाग द्वारा किस विषय के तहत कब लिखा जा रहा है। अब इसमें यह बात भी बहुत ध्यान रखने की है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी विभाग को पत्र लिखता है तो वह पत्र भी औपचारिक पत्र की श्रेणी में ही आता है। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम, पता आदि बाईं तरफ लिखा जाता है। कई बारी अधिकारी का नाम भी दिया जाता है। सेवा में का प्रयोग धीरे धीरे कम हो रहा है। विषय शीर्षक के अंतर्गत संक्षेप में यह लिख दिया जाता है कि पत्र किस प्रयोजन के लिए या किस संदर्भ में लिखा जा रहा है। विषय के बाद बाईं तरफ महोदय संबोधन लिखा जाता है। पत्र की भाषा सरल एवं सहज होनी चाहिए। अनेक बार सटीक अर्थ प्रेषित करने के लिए प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग करना ही उचित होता है। पत्र के बाईं ओर प्रेषक का पता और तारीख भी दी जानी चाहिए। पत्र के अंत में भवदीय शब्द का प्रयोग अधोलेख के रूप में होता है। भवदीय के नीचे पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में पत्र लिखने का नाम मुद्रित होता है। नाम के नीचे पदनाम लिखा जाता है। अब इसे ही हम उदाहरण के द्वारा करते हैं, जो हमने
औपचारिक पत्र की विशेषताएं पढ़ी हैं, अब इसे उदाहरण के रूप में आप समझिए। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान देश भर में फैले तमाम क्षेत्रीय कार्यालय इसी के नियंत्रण में आते हैं और यहाँ एक अधिकारी के पास उसके अधीनस्थ मुंबई के कार्यालय से औपचारिक पत्र आया। आइए, क्या वो औपचारिक पत्र है, उसका विषय क्या है और किसने ये पत्र लिखा, किसे लिखा, ये सब जानते हैं और औपचारिक पत्र का एक उदाहरण करते हैं। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान, क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई। सबसे ऊपर पहले फाइल का क्रमांक दिया गया है। फाइल क्रमांक मुंबई का 12/2020-206। उसके बाद दिनांक दी गई है मुंबई 16 नवंबर 2020। सेवा में महानिदेशक अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान, नई दिल्ली 110001। विषय बी श्रेणी के अधिकारियों के मोबाइल फ़ोन पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित सीमा। महोदय, कृपया अपने परिपत्र का स्मरण करें जिसकी संख्या 20/813/2018 थी, जो 5 जनवरी 2018 को जारी किया गया था। परिपत्र में हिदायत दी गई थी कि मोबाइल फ़ोन के लिए बी श्रेणी के अधिकारियों को 2500 रुपये से अधिक वार्षिक खर्च नहीं दिया जाना चाहिए। इस संबंध में निवेदन है कि आज के समय में कार्यालय की गतिविधियों से संबंधित आदेश, निर्देश आदि ऑनलाइन ही दिए जाते हैं। देश के विभिन्न नगरों में स्थित कार्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से निरंतर संपर्क में रहना पड़ता है। आजकल कोरोना समय में अधिकांश कार्य जैसे वेबिनार, गूगल मीटिंग, मेल आदि का कार्य ऑनलाइन होने से मोबाइल डाटा भी खूब प्रयोग हो रहा है। ऊपर बताए तथ्यों की वजह से 2500 रुपये की सीमा बी श्रेणी के अधिकारियों के लिए कम पड़ रही है। अतः निवेदन है कि इस विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए मोबाइल फ़ोन पर खर्च की सीमा को बढ़ाया जाना आवश्यक है। ट्राई द्वारा पिछले वर्ष बढ़ाई गई मोबाइल दरों के बाद 2500 रुपये वार्षिक खर्च के बाद इंटरनेट के बढ़े हुए खर्च के लिए बी श्रेणी के अधिकारियों को न्यूनतम 4000 रुपये वार्षिक दिए जाने की आवश्यकता है। भवदीय राहुल श्रीवास्तव जी के हस्ताक्षर हैं, आप देख ही रहे हैं। उसके बाद नाम है राहुल श्रीवास्तव, निदेशक, क्योंकि ये पत्र निदेशक के द्वारा दिया गया था और हमने औपचारिक पत्र की विशेषताओं में पढ़ा भी था कि पत्र के अंत में भवदीय शब्द का प्रयोग अधोलेख के रूप में होता है। उसके नीचे पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, उसके बाद कोष्ठक में हस्ताक्षर करने वाले का नाम एवं नाम के नीचे पदनाम लिखा जाता है। तो ये था औपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र के पश्चात हम पढ़ेंगे अनुस्मारक, जिसे अंग्रेजी में रिमाइंडर कहते हैं। जब किसी पत्र, ज्ञापन इत्यादि का उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होता तो याद दिलाने के लिए अनुस्मारक भेजा जाता है। इसे स्मरण पत्र भी कहते हैं। इसका प्रारूप औपचारिक पत्र की तरह ही होता है, मगर आकार छोटा होता है, क्योंकि पूरा विषय हम औपचारिक पत्र में पहले ही बता चुके होते हैं। अनुस्मारक के शुरू में पूर्व पत्र का हवाला दिया जाता है। जब एक से अधिक अनुस्मारक भेजे जाते हैं तो पहले अनुस्मारक को अनुस्मारक 1, दूसरे को अनुस्मारक 2, तीसरे को अनुस्मारक 3 इत्यादि इसी प्रकार क्रम से लिखा जाता है। आइए अब उदाहरण करते हैं अनुस्मारक का। जैसे कि हमने अभी अभी पढ़ा है कि बी श्रेणी के अधिकारियों के मोबाइल फ़ोन पर होने वाले व्यय के लिए जो निर्धारित सीमा है उसे बढ़ाए जाने का अनुरोध किया गया है। अब उसी से संबंधित यदि
कोई जवाब नहीं मिलता है तो अनुस्मारक लिखा जाएगा। जैसे कि उदाहरण आप देखिए, अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान, क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई। ये उसी प्रकार से लिखा गया है जैसे कि औपचारिक पत्र में लिखा था। फाइल क्रमांक मुंबई का से अर्थात कार्यालय 15/2020/216। उसके बाद दिनांक दी गई है मुंबई 5 दिसंबर 2020 और पहले का औपचारिक पत्र लिखा गया था नवंबर में। आगे देखिए, इसका प्रारूप बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि हमने औपचारिक पत्र में लिखा था। सेवा में महानिदेशक, अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान, नई दिल्ली 110001। विषय बी श्रेणी के अधिकारियों के मोबाइल फ़ोन पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित सीमा। महोदय, कृपया उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय द्वारा भेजे गए समसंख्यक पत्र का स्मरण करें जो 16 नवंबर 2020 को भेजा गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर अनुस्मारक में पिछले भेजे गए औपचारिक पत्र की संख्या एवं दिनांक दे दी गई है। इस कारण से पूरा विषय दोबारा से लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद लिखेंगे, निवेदन है कि बी श्रेणी के अधिकारियों की वार्षिक मोबाइल फ़ोन की व्यय सीमा को बढ़ाने संबंधी इस कार्यालय के अनुरोध पर विचार कर कृपया आवश्यक स्वीकृति जारी की जाए। भवदीय हस्ताक्षर वही उसी प्रकार से राहुल श्रीवास्तव नाम है और निर्देशक। आपने देखा, औपचारिक पत्र और अनुस्मारक बिल्कुल मिलते जुलते हैं, सिर्फ बीच में पूरा विषय लिखने की अपेक्षा उसमें पत्र संख्या और दिनांक दे दी गई है। अब इसके बाद हम करेंगे अर्ध सरकारी पत्र। औपचारिक पत्र के विपरीत अर्ध सरकारी पत्र में अनौपचारिकता का पुट रहता है। इसमें एक मैत्री भाव होता है। अर्ध सरकारी पत्र तब लिखे जाते हैं जब लिखने वाला अधिकारी संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर जानता है। एक बात और महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार का पत्र ऐसी स्थिति में लिखा जाता है जब किसी खास मसले पर संबोधित अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से आकर्षित कराया जाता है या उसका व्यक्तिगत परामर्श लिया जाता है। प्रारूप में बाईं ओर शीर्ष पर प्रेषक का नाम होता है, इसके नीचे उसका पद नाम होता है। अर्ध सरकारी पत्र के लिए अमूमन कार्यालय के लेटर हेड का प्रयोग होता है अगर उपलब्ध हो। पत्र के प्रारंभ में संबोधन के रूप में महोदय या प्रिय महोदय का प्रयोग नहीं होता। ऐसे पत्र में आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला संबोधन प्रिय श्री या प्रियवर श्री हो सकता है। पत्र के अंत में अधोलेख के रूप में दाहिनी ओर भवदीय के स्थान पर आपका का प्रयोग किया जाता है। अंत में बाईं ओर संबोधित अधिकारी का नाम, पद नाम और पूरा पता दिया जाता है। आइए अब इस प्रकार के पत्र का उदाहरण करते हैं, क्योंकि उदाहरण से हमें ये सब उसके विशेषताएं और अच्छे से समझ आ जाएंगी। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए कि सबसे पहले औपचारिक पत्र के माध्यम से बी श्रेणी के अधिकारियों के मोबाइल फ़ोन की व्यय सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। उसके बाद जब उसका जवाब नहीं मिला, उत्तर नहीं मिला, तो एक अनुस्मारक दिया गया। अनुस्मारक का जवाब देते हुए अर्ध सरकारी पत्र है ये। आइए उदाहरण करते हैं। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान, महानिदेशालय, फाइल क्रमांक, यहाँ फाइल क्रमांक दिया गया है 5/25/2020 स, नई दिल्ली 20 दिसंबर 2020। विजय कुमार, उप महानिदेशक। लिखते हैं, प्रिय श्री संजीव शर्मा, कृपया 16 नवंबर 2020 और 5 दिसंबर 2020 को भेजे गए अपने पत्रों का स्मरण करें जो मोबाइल फ़ोन पर
किए जाने वाले व्यय की सीमा बढ़ाने के विषय में थे। आपके अनुरोध पर कार्रवाई की जा रही है। चूँकि व्यय सीमा में बढ़ोतरी के लिए बोर्ड की अनुमति आवश्यक है, अतः इस मसले को बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे। इस मसले पर बोर्ड के निर्णय से हम आपको अवगत करा देंगे। शुभकामनाओं सहित आपका विजय कुमार। हस्ताक्षर, उसके बाद विजय कुमार का नाम लिखा गया है। निदेशक राहुल श्रीवास्तव, दूरदर्शन केंद्र, मुंबई। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था हमारा अर्ध सरकारी पत्र। आशा करती हूँ अब तक की कार्रवाई और इस प्रक्रिया को आप समझ रहे होंगे। आइए अब करते हैं हम परिपत्र। किसी भी संस्थान द्वारा बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए परिपत्र जारी किया जाता है। जिस मुद्दे को लेकर पहला परिपत्र जारी किया जाता है, उस मुद्दे पर होने वाला फैसला भी परिपत्र के रूप में जारी किया जाता है। इसमें निर्णय को कार्यान्वित किए जाने के निर्देश होते हैं। आइए अब हम परिपत्र का उदाहरण करते हैं। वही क्रम हमारा जो चल रहा है। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान महानिदेशालय, पत्रांक 24/17/December/2020, नई दिल्ली 20 दिसंबर 2020। विषय बी श्रेणी के अधिकारियों के मोबाइल फ़ोन पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित सीमा। महानिदेशालय ने उपर्युक्त विषय पर दिनांक 11 जनवरी 2018 को एक समसंख्यक परिपत्र जारी किया था। उपर्युक्त परिपत्र द्वारा बी श्रेणी के अधिकारियों के लिए मोबाइल फ़ोन पर होने वाले व्यय की सीमा 2500 रुपये वार्षिक निर्धारित की गई थी। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड द्वारा इस सीमा पर पुनर्विचार किया गया। तदनुसार उपर्युक्त परिपत्र में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि बी श्रेणी के अधिकारियों के लिए यह सीमा 4000 रुपये वार्षिक होगी। उपर्युक्त परिपत्र के अन्य प्रावधान पूर्ववत रहेंगे। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। हस्ताक्षर विजय कुमार। तो प्रिय विद्यार्थियों, कार्यालय पत्र लेखन प्रक्रिया में आज आपने औपचारिक पत्र, अनुस्मारक, अर्ध सरकारी पत्र एवं परिपत्र अर्थात सर्कुलर को लिखना भी सीखा और इनके विशेषताएं भी जानी। आइए अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। नीचे कुछ स्थितियां दी गई हैं। इनमें आप पत्राचार के किस रूप का प्रयोग करेंगे? प्रथम प्रश्न है, किसी सरकारी पत्र की कार्रवाई के रूप में फाइल शुरू करके विषय का निपटारा करना क्या कहलाता है? तो इसे तो हमने आज पढ़ा ही है। ये कहलाता है कार्यालयीय पत्र लेखन प्रक्रिया। अब अगला प्रश्न है, किसी विभाग को कोई सूचना अपने विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों को अगर देनी हो तो उसे क्या कहते हैं? तो ये तो आप जानते ही हैं, हमने पढ़ा भी है और उत्तर भी वही है जो आप सोच रहे हैं। जी हाँ, उसे परिपत्र कहते हैं। इसके बाद प्रश्न है, किसी कार्य का अनुपालन न होने की स्थिति में उसके बारे में पुनः स्मरण कराना क्या कहलाता है? अर्थात एक हमने पत्र लिखा जिसमें विषय दिया गया है, अपनी समस्या बताई गई है और उसका जवाब या उत्तर न मिलने पर हम जब पुनः स्मरण के लिए दूसरा पत्र लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं और उत्तर भी वही होना चाहिए, अनुस्मारक या स्मरण पत्र। अब अगला प्रश्न है, अपने समकक्ष अधिकारी से किसी संदर्भ में परामर्श लेना क्या कहलाता है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अपने समकक्ष अधिकारी से किसी भी विषय पर संदर्भ में परामर्श लेना
अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है, जिसमें औपचारिक पत्र के विपरीत अनौपचारिकता का पुट रहता है, मैत्री भाव होता है और अर्ध सरकारी पत्र तब लिखा जाता है जब लिखने वाला अधिकारी संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर जानता है। अगला प्रश्न है, जब एक के बाद दूसरा अनुस्मारक भेजा जाना हो तो दूसरे अनुस्मारक को क्या लिखा जाना चाहिए? तो हमें पता ही है कि जब पहला अनुस्मारक दिया जाता है तो उसे अनुस्मारक 1 कहते हैं। दूसरा जो अनुस्मारक लिखा जाएगा उसे अनुस्मारक 2, तीसरा लिखा जाएगा तो अनुस्मारक 3 और इसी प्रकार से आगे क्रम चलता है। आइए अब अगला प्रश्न करते हैं। आप राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में हिंदी के शिक्षक हैं और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमफिल करना चाहते हैं। विभाग से एमफिल करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए पत्र लिखिए। देखिए, ये एक सरकारी पत्र है जिसमें एक व्यक्ति विभाग को एमफिल करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए पत्र लिख रहा है। तो इसमें सबसे पहले लिखा जाएगा, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, क ख ग शहर, विषय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से एमफिल हिंदी की पढ़ाई के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु पत्र। महोदय, महोदय अर्थात जो हमारे प्रधानाचार्य महोदय हैं जिनसे हमें अनुमति लेनी है। नम्र निवेदन यह है कि मैं राकेश कुमार, हिंदी अध्यापक, आपके विद्यालय में पिछले 2 वर्षों से हिंदी शिक्षक के पद पर नियुक्त हूँ। मेरी योग्यता MA हिंदी एवं BEd है। मैंने 2 वर्षों की नियमित सरकारी सेवा पूरी कर ली है और एमफिल करने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को भी मैं पूर्ण करता हूँ। अब मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से पत्राचार माध्यम से, क्योंकि विभाग में कार्यरत कर्मचारी हैं इसलिए ये पत्राचार माध्यम से ही कर पाएंगे, पत्राचार माध्यम से एमफिल हिंदी की पढ़ाई करने का इच्छुक हूँ। यह शैक्षणिक योग्यता मेरे एवं विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि विद्यालय समय में मैं अध्यापन कार्य नहीं करूँगा। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे उक्त विश्वविद्यालय से एमफिल हिंदी करने की विभागीय अनुमति प्रदान करें। भवदीय राकेश कुमार। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर यहाँ पर जो व्यक्ति हैं राकेश जी, वो अपने हस्ताक्षर करेंगे, जैसे वो इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद हिंदी शिक्षक, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, क ख ग शहर और फिर दिनांक 21 दिसंबर 2020। आइए अब इस आधार पर प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली, कार्यपालक निदेशिका RBI /20/136, फाइल संख्या 118/11.17/2020। उसके पश्चात दिनांक दी गई है 17 दिसंबर 2020। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सभी सार्वजनिक और निजी बैंक, नई दिल्ली। विषय दिया गया है सिक्के की स्वीकृति और वितरण संबंधी। महोदय, महोदया, आप अपनी शाखाओं को तत्काल आदेश दें कि वे जनता के किसी भी सदस्य से बिना किसी प्रतिबंध के सभी मूल्य वर्गों के सिक्के स्वीकार करें। यदि कोई उपभोक्ता सिक्कों की मांग करता है तो उसे सभी मूल्य वर्गों के सिक्के भी उपलब्ध करवाने होंगे। हालांकि विभिन्न मूल्य वर्गों के छोटे सिक्के बनना अब बंद हो चुका है, जबकि पहले से जारी
50 पैसे के सिक्के एवं अन्य जो अब भी प्रचलन में हैं वे वैध मुद्रा में बने रहेंगे। कृपया इसकी पावती भेजें और अपनी कार्यवाही से अवगत करवाएं। भवदीया डॉक्टर रश्मि सिन्हा, कार्यपालक निदेशिका। तो ये हमारा पत्र था जो हमने अभी अभी पढ़ा और स्पष्ट है कि आगामी प्रश्न इस पत्र पर आधारित होगा। आइए प्रश्न पढ़ते हैं। रिजर्व बैंक को अभी भी उपभोक्ताओं द्वारा शिकायतें मिल रही हैं, अतः रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक को दूसरे बैंकों को अनुस्मारक भेजना है, अतः इस अनुस्मारक को तैयार करने में उनकी मदद कीजिए। तो स्पष्ट ही है कि यहाँ पर अनुस्मारक लिखना है और अनुस्मारक भी प्रथम है ये, तो इसे इस प्रकार से हम लिखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली, अनुस्मारक 1, फाइल संख्या 11/09/20 या 0 कह सकते हैं। दिनांक 1 जनवरी 2020। सेवा में मुख्य प्रबंधक सभी सार्वजनिक एवं निजी बैंक, नई दिल्ली। विषय सिक्के की स्वीकृति एवं वितरण संबंधी। महोदय महोदया, कृपया उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय द्वारा भेजे गए समसंख्यक पत्र का स्मरण करें जो 17 दिसंबर 2020 को भेजा गया था। निवेदन है कि आप अपनी शाखाओं को तत्काल पुनः आदेश दें कि वे बिना किसी प्रतिबंध के सभी मूल्यों के सिक्के स्वीकार करें और उपभोक्ता द्वारा मांगने पर उन्हें उपलब्ध भी अवश्य करवाएं। तो इस प्रकार से ये अनुस्मारक भेजा गया है। भवदीय आशुतोष कालड़ा, हस्ताक्षर हो गए। हस्ताक्षर यहाँ पर दिए गए हैं, तो हम इस तरह से हस्ताक्षर कर देंगे, आशुतोष कालड़ा। ये अनुस्मारक 1 लिखा गया है। इसी प्रकार से अनुस्मारक 2, 3 यदि आवश्यकता हो तो 4 भी लिखा जाता है। इसके बाद कालड़ा नाम दे दिया, महाप्रबंधक रिजर्व बैंक। तो ये था हमारा प्रारूप कि इस प्रकार से पत्र लिखा जाना है, अनुस्मारक को इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब हम अगला करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की भीकाजी कामा प्लेस और सफदरजंग एनक्लेव की शाखाओं से अभी भी रिजर्व बैंक को शिकायतें मिल रही हैं कि इन शाखाओं में सिक्कों को स्वीकार नहीं किया जाता। ऊपर पत्र क्या था कि सभी प्रकार के सिक्के आपको स्वीकार करने हैं और उपभोक्ता के मांगने पर देने भी हैं, किंतु पंजाब नेशनल बैंक की भीकाजी कामा प्लेस और सफदरजंग एनक्लेव की शाखाओं से अभी भी रिजर्व बैंक को शिकायतें मिल रही हैं कि इन शाखाओं में सिक्कों को स्वीकार नहीं किया जाता। इसलिए कार्यपालक निदेशक को पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष को एक अर्ध सरकारी पत्र लिखना है। तो प्रारूप कैसा होगा? अर्ध सरकारी पत्र जैसा, और इसे आप तैयार कीजिए। इस प्रकार से इसे हम तैयार करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली, रश्मि सिन्हा, कार्यपालक निदेशिका, फाइल संख्या 20/144/4.34। दिनांक है 3 जनवरी 2021। प्रिय श्री संगीत नागर, कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या, फाइल संख्या 118/11/17/2020 का स्मरण करें, जो सिक्कों की स्वीकृति और वितरण संबंधी विषय पर था एवं दिनांक 17 दिसंबर 2020 को भेजा गया था। आपके बैंक की भीकाजी कामा प्लेस और सफदरजंग एनक्लेव शाखाओं के उपभोक्ताओं से अभी भी यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि वहां विभिन्न मूल्य वर्गों के सिक्कों को स्वीकारा नहीं जा रहा और साथ में सिक्कों का वितरण भी सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस मामले में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने का कष्ट करें। प्रिय विद्यार्थियों, प्रारूप तो यही रहेगा,
किंतु बीच में जो हम विषय लिखते हैं या जिन पंक्तियों को हम बीच में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा गया है, आपके बैंक के भीकाजी कामा प्लेस और सफदरजंग एन्क्लेव शाखाओं के उपभोक्ताओं से अभी भी यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि वहाँ विभिन्न मूल्य वर्गों के सिक्कों को स्वीकार नहीं किया जा रहा। इन पंक्तियों को आप अपने आधार पर अपनी समझ से, सूझबूझ से कुछ बदल भी सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि आप इन्हीं पंक्तियों को याद करें। पत्र में और निबंध में कुछ भी याद करने का नहीं होता है। आप उसे अपने आधार पर अपनी श्रेष्ठ सूझबूझ से बदलकर और इससे अच्छा भी लिख सकते हैं। अतः इस पत्र में आगे दिया गया है कि अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस मामले में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने का कष्ट करें। आपकी रश्मि सिन्हा नीचे का और ऊपर का प्रारूप बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा। आप इसमें फेरबदल ना करके बीच का जो विषय है उसमें अपने आधार पर पंक्तियां निर्धारित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपकी रश्मि सिन्हा हस्ताक्षर हो गए, रश्मि सिन्हा नाम आ गया, कार्यपालक निदेशक। नाम इसलिए आता है कि हस्ताक्षर में कई बार समझ नहीं आता कि क्या लिखा गया है, इसलिए नाम अवश्य दिया जाता है। और फिर कार्यपालक निदेशिका, उनका पद संज्ञा हो गई, वो किस पद पर कार्यरत हैं, रश्मि सिन्हा जी। और जिन्हें भेजा गया है श्री संगीत नागर, अध्यक्ष पंजाब नेशनल बैंक। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था हमारा पत्र का प्रारूप। हमने आज औपचारिक पत्र, अनुस्मारक, अर्ध सरकारी पत्र और परिपत्र का अध्ययन किया और साथ में अभ्यास के प्रश्नों के द्वारा इनके उदाहरण भी सीखे। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। इन्हें लिखने का आप अभ्यास करें और आगामी कक्षा में हम टिप्पण, मुख्य टिप्पण, आनुषंगिक टिप्पण, स्वतः स्पष्ट टिप्पणी, कार्यसूची, कार्यवृत्त और प्रेस विज्ञप्ति को पढ़ेंगे। धन्यवाद।